नमस्कार मित्रों, पश्चिम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े विचारक हुए हैं। आपने भी इनका नाम सुना हो गया, सैमुअल हॉटंगटिंग। उन्होंने एक किताब लिखी है अपने गहन अध्ययन के आधार पर, और पिछले कुछ दशकों की कुछ शताब्दियों में जो सिविलाइजेशन में उथल पुथल मची है, कई सिविलाइजेशन, कई सभ्यताएं उदित हुई, कई जो जो स्थापित सभ्यताएं थी वो विलुप्त हो गई। तो उसकी अध्ययन के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में गहन अध्ययन के आधार पर एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये आप भी चाहेंगे तो ये पुस्तक मिल जाएगी, और आपको भी ये पुस्तक अवश्य अध्ययन करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भारत के संबंध में बहुत कुछ जानकारी दी गई है। तो जो सैमुअल हॉटंगटिंग कहते हैं कि 1750 के आसपास, 1750 में भारत में अंग्रेज़ों की जो इस्टाब्लिशमेंट है, अंग्रेज़ों की जो स्थिरता है शुरू हो गई थी। तो वो कहते हैं कि 1850 में भारत की जो जीडीपी, जिसे हम कहते हैं औद्योगिक विकास दर या व्यापारिक दर कहते हैं, जिसे जीडीपी कहते हैं, तो वो उस समय 1750 के आसपास भारत की करीब करीब 24 से 25% थी। यानी विश्व भर में भारत की जो व्यापारिक साझेदारी थी वो 24-25% के आसपास थी। लेकिन जब अंग्रेज भारत में अच्छे से स्थापित हो गए, उनका शासन तंत्र अच्छे से काम करने लगा, यहाँ शिक्षा व्यवस्था भी उन्होंने दुरुस्त करने शुरू कर दी, तो ये जो हमारा विश्व व्यापार में जो स्थान था, विश्व व्यापार में जो हिस्सेदारी थी, वो 24 से घटकर करीब करीब 16-17 पे आ गई, और हम विश्व व्यापार में 16-17% की हिस्सेदारी रखने लगे। और जब भारत से अंग्रेज गए, जब भारत में चाचा नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने, तब वो हमारे लिए जो विश्व की जो भागीदारी थी, हमारी जो हिस्सेदारी थी, उसे बहुत अच्छे लेवल पर छोड़ के गए। तब हमारी विश्व जो भागीदारी थी 1750 में करीब 24% थी, उसे 1947 में उन्होंने 1.7% के आसपास छोड़ के गए थे। और विश्व भर में हमारी जो जीडीपी कह सकते हैं या हिस्सेदारी कह सकते हैं, वो 1% के आसपास थी। तो ये बहुत अच्छी खोज हैं। और एक और मैं जानकारी दे दूँ उन्हीं सैमुअल हॉटंगटिंग के आधार पर, कि जब अंग्रेज भारत में आए तो हमारी शिक्षा दर थी, हमारी जो शैक्षिक क्षमता थी वो 33% के आसपास थी। उन्होंने किसको आधार बनाया, किसको शिक्षित माना, किसको अशिक्षित माना, ये तो बात गहन चिंतन की है। लेकिन उनकी स्वयं की जो शिक्षित दर थी, जो उनके अपने देश में जो शैक्षिक जो क्षमता थी, वो मात्र 7% थी। वो 7% थे, हम 33% थे। जब वो छोड़ के गए भारत को, तो हमारी जो विश्व व्यापार में हिस्सेदारी 1.7% थी। और हमारे यहाँ जो शैक्षणिकता क्षमता थी, जो शिक्षण की जो सामर्थ्य थी, वो हमारे लिए छोड़ के गए। उस समय करीब 15% थे। वो किन 15% शैक्षिक लोगों को छोड़ के गए, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन एक चीज़ सोचने की है, जब वो यहाँ आए तब हमारी जो व्यापारिक क्षमता थी, औद्योगिक क्षमता थी, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत परिपक्व थी, और इसीलिए वो आकर्षित हुए। और 24% तो तब थी जब हजारों सालों से विदेशी आक्रांताओं से जूझ रहे थे। विदेशी लोग आते थे, कभी अरब से आते थे, कभी ईरान से आते थे, अफ़गानिस्तान से आते थे, कभी मंगोल से आते थे, और बहुत आते रहे। निरंतर ये क्रम चलता रहा हजारों वर्ष तक, और हजारों वर्षों तक वो हमें नष्ट करने आते रहे, लूटते आते रहे, हमें धर्मांतरित करने के लिए आते रहे। फिर भी हमने 1850 में अपनी औद्योगिक जो दर है वो विश्व में करीब 24% के आसपास स्थापित करके रखी। यानी कि विश्व व्यापारिक भागीदारी में हमारा चौथा अंश था। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि इतनी विपरीत प्रतिकूल स्थितियों में भी हमने 24% को कैसे हासिल किया हुआ। लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों को, तो हमारे यहाँ बहुत सारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री और बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, उन्हें कहते हैं कि अंग्रेजों ने ही हमको सिखाया। हमारे यहाँ तो सुई तक नहीं बनती थी, हम तो बीन सपेरे लेके सांपों के पीछे भागते रहते थे। सब कुछ शिक्षण का
स्वास्थ्य का, व्यापार का, सब कुछ हमें अंग्रेजों ने सिखाया। और वो हमारे लिए जब यहाँ आए तो हम उनके लिए 25% की हिस्सेदारी देते थे, और जब वो यहाँ छोड़ के गए, हमें शिक्षण करके भी गए, हमारे यहाँ कई चीज़ें शैक्षणिक संस्थान भी उन्होंने खोले, तो वो हमें सिर्फ 13% शैक्षणिक दर दे के गए, और हमारे यहाँ जो विश्व व्यापार में भागीदारी थी मात्र 1.7% थी, जबकि वो शैक्षणिक दर में हमसे कहीं पीछे थे। हमें आज़ादी के बाद करना तो यही चाहिए था, क्योंकि हमें पुराना ऐश्वर्य पाने के लिए, पुरानी वैभवता पाने के लिए, अपनी प्रजा को एक अच्छा स्तर देने के लिए, इनकी जीवन स्तर को सुधारने के लिए करना तो यही चाहिए था। जो हमारी पौराणिक व्यवस्था थी, जो हमारी प्राचीन विज्ञान था, जो हमारा स्वदेशी ज्ञान था, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए। मैं फिर बात करूं, स्वदेशी से मेरा ज्ञान देना नहीं है, स्वदेशी से मेरा सिर्फ चरखा लेके बैठ जाना नहीं है, स्वदेशी से मेरे थोड़ी चीज़ें नहीं है। हमने तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया था, पुराने ज़माने से किया था, कि यहाँ विश्वविद्यालय भी थे, लेकिन हमारे माता पिता स्वयं हमारे लिए शिक्षण का कार्य करते थे। इसीलिए तो एक किसान अपने बच्चों में किसानी संबंधी बहुत अद्भुत ज्ञान देता था। किसान सिर्फ बीज फसल पैदा नहीं करता, फसल का संरक्षण कर भी करता है, फसल को कैसे अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, बहुत अद्भुत जानकारी जो किसान एग्रीकल्चर संबंध है। हमारे यहाँ तो बेटे पिता से सीख लेते थे, या समाज के कुछ लोग इस पर चर्चा करते थे और अद्भुत इसमें काम करते थे। इसीलिए एक लोहार अपने बेटे को बहुत अच्छे समझा पाता था। मैं आपको उदाहरण बताऊं, मैं आज भी मेरे संपर्क में ऐसे कुछ सोनार का काम करने वाले हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, शायद 7वीं 8वीं हैं। कई बार तो मैं उनके दुकान में बैठा होता था, और जब उनको पास को ग्राहक को गहने बनवाने आता था तो लिखने के लिए मुझसे कहा जाता था कि ये नोट कर लीजिए। तो वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो सुनारे के काम में इतने परिपक्व हैं, आप उनको कुछ भी बता दीजिए, वो आपको 3 या 4 दिन में उसको प्रैक्टिकली रूप में बना के आपको दे देते हैं। सोने की पहचान तो हाथ में लेके बता सकते हैं। वो बहुत अद्भुत चीज़ है, बहुत अद्भुत जानकारी उनके पास है। इसी तरह किसान एक किसान है, बीज देख के बता सकता है कि इसमें कितनी जान है, वो उपजेगा कि नहीं उपजेगा, फसल होगी कि नहीं होगी, मौसम देख के वो बता सकते हैं कि बारिश कितनी होने वाली है, नहीं होने वाली है। पशुओं को देखा होगा, पशु के दांत देखकर एक पशुपालक उसकी उम्र बता देता है, उसकी उर्वरक क्षमता बता देता है, और उसके शरीर को देख के बता सकता है कि उसके दूध उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ये हमारे बहुत सारे ज्ञान थे, घर में होते थे। घर का जो शैक्षणिक काल था, हमें गुरुकुल की आवश्यकता नहीं, घर में गुरुकुल थे। आप बहुत लोग कहते हैं कि 1947 से पहले हमारे यहाँ लाखों गुरुकुल होते थे, तो लाखों गुरुकुल की किसी ने गिनती की हो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी गिनती की हुई नहीं, आज भी हमारे पास गिनती नहीं है। यदि हम आज एक बात मान लें कि हमारे यहाँ कुल कितने गांव हैं, तो उनकी भी सटीक जानकारी नहीं। सरकार आंकड़े देती है और वो आंकड़े हर साल बदलते रहते हैं, क्योंकि गांव विकसित होते हैं, विलुप्त होते हैं, कुछ जानकारी छूट जाते हैं, जबकि हमारे पास आज एक विशाल तंत्र है। तो गुरुकुलों की जानकारी 1947 से पहले कैसे आई होगी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा का पतन वो जो हुआ वो मैकेले के कारण हुआ। मैकेले ने तो 1835 में शिक्षा तंत्र शुरू किया था। हम आज़ाद 47 में हुए, आज़ाद हुए 75 साल हो गए, और हम कभी जानते नहीं कि आज़ादी के बाद हमारे जो विद्वान लोग थे, हमारे जो शासकीय तंत्र के लोग थे, जो अद्भुत लोग थे, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जो अपने कोट में गुलाब का फूल लेके घूमते थे या बहुत कुछ लेके, उन्होंने हमारे लिए क्या किया मालूम नहीं। हाँ, ये चीज़ है, उन्होंने शिक्षण की व्यवस्था बहुत दुरुस्त की। ऐसी शिक्षण की व्यवस्था शुरू की कि 1968 में पहली शिक्षा नीति हमें बनाई, और पहले 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे वो ऐसे समाज से रहे जिन्होंने 1947 में भारत का विभाजन कराया, और उससे पहले सैकड़ों वर्ष तक यहाँ हमारी जो एक नीति थी, हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो स्थितियाँ थी, उनको हमेशा नष्ट करने का प्रयास किया। तो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना, ये मस्जिद के मौलाना थे, मस्जिद में अजान देते थे। वहाँ जो भी उनका जो होता है वो कराते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, वो कभी कहीं स्कूल नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कहीं गुरुकुल में नहीं गए, वो सिर्फ मस्जिद से पढ़े और हमारे शिक्षा मंत्री बन गए। दूसरे शिक्षा मंत्री थे हुमायूं कबीर, तीसरे शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद चागला करके थे,
चौथे थे फरकुद्दीन अली अहमद, और पाँचवें जो शिक्षा मंत्री थे वो थे सैयद नूरुल हसन। आप अंदाज लगा सकते हो कि हमारे यहाँ हम अनपढ़ थे, हमारे यहाँ शिक्षा के शिक्षक लोग नहीं थे। सिर्फ यही शिक्षक लोग थे जो किसी मस्जिद में पढ़े थे या जिन्होंने मदरसों से शिक्षा ली थी, उन्होंने हमारी शिक्षा नीति बनाई। और शिक्षा नीति बनी क्या, शिक्षा हम क्या बने, शिक्षण बने कि हमें कुछ लोगों के नाम याद करने थे, हमें याद करने थे कि उन्होंने 15 अगस्त को जब झंडा फहराया तो किस ड्रेस में थे, वो क्या पहनते थे, उनकी क्या इच्छाएं थी, वो क्या खाते थे, वो कहाँ से आए। हमें इसके अलावा शिक्षण का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, लेकिन हमारी शिक्षा नीति थी। हम उस पर यदि आज भी चलेंगे, लौटेंगे, तो हम उस वैभवता को प्राप्त कर लेंगे जो हमारे हम 15वीं शताब्दी में थे, 16वीं शताब्दी में थे, 18वीं शताब्दी तक थे, और 19वीं शताब्दी तक जिसको हमने उसको मेंटेन करके रखा, उसको आज भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी सेकंड बड़े अच्छा है। हमें यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति यूनिवर्सिटी को जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ज़िंदगी में तो बहुत कुछ सहजता से करना पड़ता है। एक पढ़ाई का व्यक्ति है, एक जो पढ़ाई का काम करता है, उसे आखिर किसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता की है, उसे तो प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए, उसे तो प्रयोग ज्ञान की आवश्यकता है। एक नाई को, वैसे तो हमारे आज युवा जो हैं वो विदेशी सैलूनों में जाके विदेशी पैटर्न से बाल कटाना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं और उन्हें डाई करना भी सीखते हैं, लेकिन ये काम तो हमारे अपने जो जो नाई थे, जो हमारे वो थे, वो परंपरा से सीख लेते थे। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हर तरह की कटिंग, हर तरह की बालों की जानकारी, बालों की बीमारियों की जानकारी, यहाँ तक सर्जरी का काम भी हमारे नाई भाई कर लेते थे। और नाई के ऊपर तो बहुत उत्तरदायित्व था। नाई तो हमारे गृहस्थ जीवन को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाते थे। वैवाहिक कार्य हो या कोई भी घर का कार्य हो, वो बिना नाई के पूर्ण नहीं होता था। तो नाई तो हमें एक सामाजिक जानकारी भी देता था, ज्ञान भी प्रदान करते थे। वो हमारे से बाल काटने का काम नहीं करते थे। हमारे जो वैवाहिक संबंध हैं, जो हमारे घर गृहस्थी के बहुत सारे कार्य होते हैं, उनमें पहला स्थान उन्हीं का होता था, वही उसको संपन्न कराते थे। तो आज यदि हम अपने पूर्व ज्ञान पर लौटेंगे, स्वदेशी ज्ञान पर लौटेंगे, तो हम अपनी पूरी वैभवता को प्राप्त कर सकते हैं और उस आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति के लिए, उस वैभवता को पाने के लिए हमें पश्चिमी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पश्चिमी विज्ञान ने हमें आज कुछ बहुत कुछ सिखाया है, तो पश्चिमी विज्ञान से हम सहायता ले सकते हैं, लेकिन उसको कैसे क्रियान्वित करना है, कैसे अपने व्यवहार में लाना है, कैसे उस पर आगे काम करना है, ये तो हमारे निजी अनुभव है, निजी ज्ञान के आधार पर हो सकता है। तो हमें स्वदेशी ज्ञान में बहुत कुछ प्राप्त करना है। मैं उदाहरण देके इस बात को समाप्त करना चाहूँगा। जैसे कि आज फलों को पकाने के लिए बारे में जानकारी होती है। अब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उसे रासायनिक तरीके से पका दो, वो कितना नुकसान करते हैं मालूम नहीं, क्योंकि नुकसान करते हैं। और हम कहते हैं कि उसी तरह से पकाओ, लेकिन हमारे वहाँ जो किसान होते थे, जो फल पालक होते थे, जो माली होते थे, वो जानते थे कि फलों को कब तोड़ना है और किस प्राकृतिक प्रक्रिया से पकाना है। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता था, फल खराब होने से बचते थे और फलों के बहुत विविध प्रयोग होते थे। एक और उदाहरण से बताऊं कि हमने कभी खाना बनाने की प्रक्रिया किसी स्कूल में जाके नहीं सीखी, किसी इंस्टीट्यूट में जाके नहीं सीखी। और जिन्होंने स्कूल बनाए, जिन्होंने कॉलेज बनाए पश्चिम में, तो आज खाने बनाने की प्रक्रिया इंस्टीट्यूट से जाकर सीखते हो, लेकिन उनको कुछ बनाने नहीं आता। वहाँ या तो आटे से ब्रेड बनानी आती है, ब्रेड की 2-4 किस्में बना लेते हैं, या उनको मांस बनाना आता है, वो मांस को उबाल के बना सकते हैं, मांस को भून के बना सकते हैं, और उनको उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यदि आप अपने देश में देखो तो आपको हमारे देश में हजारों तरह की तो रोटियां बनाने की प्रक्रिया मिल जाएंगी। हर जगह की अपनी रोटी बनाने की प्रक्रिया है, पराठे बनाने की प्रक्रिया है, और उसमें बहुत विविधता भी है। हमारे हलवाई कभी तोल के मसाले नहीं डालते थे, लेकिन उनके मसाले, उनकी जो स्वाद होते थे हमेशा स्थिर रहते थे, स्टैंडर्ड रहते थे, और उनको कभी तोलने की आवश्यकता नहीं होती थी, चाहे वो 2 आदमी के लिए खाना बनाते हो या 1000 लोगों के लिए बनाते हो। लेकिन आज यदि आप उससे सीखोगे तो आप कंप्यूटर को ही सर्च करते रह जाओगे, आप यूट्यूब पर सर्च करते रह जाओगे। अचार की प्रक्रिया देख लीजिए, एक आम के अचार की भारत में 1000 से ज़्यादा किस्में मिल जाएंगी। हर एक अचार का अपना स्वाद रहता है, बनाने की प्रक्रिया रहती है। और ये ज्ञान हमने कहाँ से सीखा? ये ज्ञान हमने परंपरा से सीखा, घर परिवार में सीखा, और यही स्वदेशी ज्ञान है कि हमारे ज्ञान छितरा हुआ है, फैला हुआ है, वो संकलित करना है। और यदि उसको संकलित करके आगे बढ़ेंगे तो हम अपने और अपने परिवार की और अपने देश की जो आर्थिक स्थिति सुधार सकेंगे। और इसी ज्ञान पे हमें लौटना पड़ेगा, चाहे हम इसको स्कूल लेवल पर ले लें, घर पे लेवल पे ले लें, या किसी और तरीके से।
और इस आधार पर यदि आगे बढ़ेंगे तो हम उस पुरानी जो गौरवता है, पुराना जो गौरव रहा है, हम उसको हासिल कर पाएंगे। ये विस्तृत विषय है, मैंने एक विषय में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ लिया है, लेकिन आगे की वीडियो में एक विषय पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यदि आप मेरे जुड़ना चाहते हैं तो आप और जानना चाहते हैं तो कभी मेरे पास आ सकते हैं, रह सकते हैं, सीख सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। और यदि आपने अतिरिक्त जानकारी लेनी है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसमें अतिरिक्त जानकारी देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करते हैं, और यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, आपके लाइक से मुझे जोश आता है, मैं नए विषय आपके देना चाहूँगा। और मैं जानना चाहूँगा कि आप और हम अपने पुराने गौरव को पाने के लिए मिलके काम करें, अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं और हम उस गौरवता को प्राप्त कर लें जिस गौरवता को देखकर विदेशी आक्रांता हमारी तरफ आकर्षित होते थे और जिसको हमने हजारों सालों तक सहन किया है। धन्यवाद मित्रों।